एक सोल्जर को पता लगता है कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है और उसकी क्या रेस्पॉन्स होता है? देखिए जी, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इट इज़ अ वेरी डेंजरस इंजरी का सेक्सुअल कंट्रोल नहीं रहता है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और सेक्स लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हील चेयर फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। इंजरी के बाद में उनकी लेडी वाइफ उनको छोड़ देती है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। It's an honor for me to welcome someone very special who has not only been serving the country for many decades, rather than he has been dedicating his life towards rehabilitation of the wounded warriors. He is none other than Colonel Gurkirat Singh, Director Paraplegic Rehabilitation Center Mohali, one of the two such centers in India. अगर आप डिसेबल पर्सन हैं, आज के पॉडकास्ट में आपको ये समझ आएगा कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह का रिहैबिलिटेशन केयर आपको एक सेकेंड इनिंग सक्सेसफुल जीने के लिए और हैप्पी जीने के लिए चाहिए, और किस तरह का फैमिली सपोर्ट या आप किस तरह अपनी एक अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं थ्रू योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर ये सब में आपको इंटरेस्ट है तो ये पॉडकास्ट है आपके लिए। फ्रॉम द बैटलफील्ड टू रिहैबिलिटेशन, जब एक सोल्जर देश के लिए लड़ता है तो उसकी ब्रेवरी के किस्से हमें सुनने के लिए भी मिलते हैं और देखने के लिए भी मिलते हैं, लेकिन वही सोल्जर जब अपनी लाइफ में बैटल करता है तो हमें बहुत कम सुनने के लिए मिलता है। आज हम उन्हीं वॉरियर्स के बारे में सुनेंगे और जानेंगे। जब एक सोल्जर को पता लगता है कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो उसका इमोशनल फीलिंग और उसकी क्या रेस्पॉन्स होता है? देखिए जी, ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इट इज़ अ वेरी डेंजरस इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इमीडिएटली हो जाती है। कैसी, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से होती है। स्पोर्ट्स है, एक्सीडेंट है, गोली है, पैराड्रॉप्स हैं, माउंटेन्स हैं, एम्प्टी एक्सीडेंट्स हैं, कई रीज़न से उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। जब पेशेंट को रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लगती है तो उसका जो पूरा शरीर है एकदम स्थिर हो जाता है, उसके सेंसेशन जो लोअर पार्ट के ख़त्म हो जाते हैं। एंड ये जो इंजरी है, बहुत कम लोगों को जो इसके अंदर से रिकवरी हो पाती है, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग रहती है। तो जब इंडिविजुअल को इंजरी होती है तो उसका ही गोज अंडर लॉट ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा के साथ साथ में इंडिविजुअल को तो इफेक्ट पड़ता ही है, उसकी फैमिली भी। एक जवान जो घर का सोल बेड अर्निंग मेंबर है, उसको चोट लगी और वो एकदम 100% डिसेबल हो गया है, और सारा परिवार इसमें सोचता है कि अभी हमारा क्या होगा, और इंडिविजुअल भी सोचता है कि मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो उस प्रकार से उसको साइकोलॉजिकली बहुत धक्का लगता है और उसकी रिकवरी के लिए समय लगता है। अगर वो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर या एक्सपर्ट के पास नहीं जाता तो उसका रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो एक बैटलफील्ड के बाद ज़्यादा बड़ी बैटल माइंड की है कि बॉडी की है? ये जो हमारे सोल्जर हैं, जब ये फिजिकली फिट होते हैं तो इनके हाथ में बंदूक होती है, ये टैंक चलाते हैं, गन चलाते हैं, पैराशूट से जंप करते हैं, माउंटेन में जाते हैं, सियाचिन में जाते हैं। पर जब इनको चोट लग जाती है और ये बेड पे आ जाते हैं तो इनका जो स्ट्रगल है, इनको जो जद्दोजहद है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वो बड़ी इस प्रकार से होती है कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट और फिजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। फिजिकल इफेक्ट्स में क्या होता है कि उसके मूवमेंट शरीर के बंद हो जाते हैं। उसका जो, इसमें दो कैटेगरी होती है, एक पैराप्लेजिक होता है, एक क्वाड्रिप्लेजिक होता है पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड का। थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ जी, पैराप्लेजिक वो होता है जिसके हाथ चलते हैं बट चेस्ट के बिलो पूरा उसकी दोनों टांगे और पेट से नीचे वाला हिस्सा पूरा स्थिर है। मतलब उसके सिर्फ हाथ चल रहे हैं और उसके नीचे कुछ नहीं चल रहा है, उसकी कोई सेंसेशन नहीं वो होती। पैराप्लेजिक है। और क्वाड्रिप्लेजिक है जिसको सिर्फ गर्दन का मूवमेंट है और हाथ वगैरह इससे नीचे उसका पूरा बॉडी जो है स्थिर हो जाता है। मतलब उसके एक्सट्रीमिटीज चल रहे हैं, ना बॉडी मूव कर रही है, ना उसको सेंसेशन है, ओनली बिफोर अबव द नेक उसका काम कर रहा है। हाँ जी, अगर हम उसको फिजिकली ऐसे देखें तो लगता है कि चेयर पे बैठा है आदमी, ये ठीक होगा, पर उसका इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हाँ जी, जैसे उसका यूरिन कंट्रोल नहीं रहता है, उसको हमेशा 24 घंटे यूरिन बैग कैथेटर लगा के रखना पड़ता है। उसके बाद में स्टूल का कंट्रोल नहीं है, बाउल सिस्टम का कंट्रोल नहीं है, उसको ये मालूम नहीं होता कि उसका स्टूल पास हो गया नहीं हो गया है। तो उसको भी एक
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 24 घंटे डायपर पहनना, 24 घंटे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहने से वो धीरे धीरे सीपेज होती रहती है। और उसके बाद है उनका सेक्सुअल कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो सेक्स लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। एंड ये तीनों की कारण की वजह से इनको साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल तो है ही है, उसके फैमिली और उसके परिवार को पूरा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो पेशेंट्स होते हैं इनका इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है। इनको बार बार यूटीआई हो जाती है, पेट की बीमारियां लग जाती हैं, और इनको ठंड बहुत लगती है, गर्मियों में गर्मी बहुत लगती है, इनके स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत हो जाती हैं, बेड सोर हो जाते हैं। तो ये सारी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, जिसको बड़ी केयरफुली जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या जो इस फील्ड में लगे हुए हैं वो इनको समझ सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। सो कर्नल साहब, जैसा आपने बताया, तो जब पहली बार एक सोल्जर को पता लगता है कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, तो उसके इमोशनल रिएक्शंस कैसे होते हैं? जब किसी पेशेंट को ये चोट लगती है तो वो ये उम्मीद नहीं करता कि मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊँगा। उसको ये उम्मीद होती है कि मैं कुछ ही दिन, कुछ ही महीने में अपने पैरों पे खड़ा होकर चल पाऊँगा। पर जैसे जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट उसका ज़्यादा बढ़ता है और उसको धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि ये इंजरी जो है थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, और जो साथ के उसके पेशेंट्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस देखता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुख होता है, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता इस इंजरी को, और इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, डिप्रेशन में और साइकोलॉजिकली हर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनल आर्मी जर्नी के बारे में बताइए। मैं कॉलेज की बीएससी करने के बाद में आर्म फोर्सेस ज्वाइन की। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर जो है मेरे कोर है उसमें कमीशन मिला, और उसके बाद में मैंने बीटेक और एमटेक मैकेनिकल से करी, और मैं लगभग 31-32 साल अपनी यूनिफॉर्म की कलर्ड सर्विस करके रिटायर हुआ। एंड आपका वो फर्स्ट इंसिडेंस या वो फर्स्ट इंटरेक्शन जब आपने एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को देखा, तो आपके मन में क्या थॉट था? हमारी एक बेस वर्कशॉप है जो कि बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट का ओवरऑल करती है, वो पूना में है। राइट। तो मैं पूना में वहाँ पोस्टेड था, और साथ में एमएच किर्की है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट्स रहते हैं। वहाँ पर एक आर्मी का स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा सेंटर है। उसके अंदर जितने भी इंजर स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो उसके साथ मेरा रास्ता कायम हुआ। तो मैंने देखा कि ये जितने भी जवान हैं हमारे बहुत सीरियस चोट खा के बैठे हुए हैं। मैं और मेरी वाइफ ने उनसे बातचीत करी, तो मैंने 3 जो यंग बच्चे थे उनको अडॉप्ट कर लिया। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हर संडे को उनके लिए कुछ खाना बना के लेके आते थे। उनके साथ में उनके पीआरसी किर्की के अंदर बैठते थे, और साथ साथ में जब भी उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, बैंक में जाना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है, तो मैं अपने गाड़ी में बैठा के उनको बैंक का काम, पोस्ट ऑफिस का काम, जो छोटे मोटे काम होते हैं उनकी हेल्प किया करता था। तो ये लगभग 2-2.5 साल तो उनसे चलता रहा, और इस प्रकार से मेरे को उनकी इंजरीज़ के बारे में थोड़ी डिटेल में पता लग गया। पर ये मेरे को मालूम नहीं था कि भगवान मेरे को उसी मोड़ पे लाके एक पीआरसी का डायरेक्टर बना देगा। तो शायद ये ऊपर वाले की इच्छा थी, और उन्होंने मेरी सर्विसेज लेनी थी, इसलिए मेरे को पीआरसी मोहाली में एज ए डायरेक्टर बनाया। तो पहली बार जब आपने उन पेशेंट्स को देखा तो आपकी वाइफ आपके साथ थी? हाँ जी, मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ रहती है। और वाइफ आपकी 100% आपके डिसीजन में विलिंग थी कि कुछ रेजिस्टेंस था? नहीं, मेरी वाइफ इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी सर्विंग, बहुत अच्छे नेचर हैं, एंड शी हैज़ बीन टीचर एंड प्रिंसिपल थ्रू आउट। तो इस सेवा में अच्छी भावना से वो करते हैं वो। एक सोल्जर की लाइफ बहुत ही क्लोज रूम में रहती है, जहाँ पे लोगों को उस लाइफ के बारे में बहुत कम पता है, एक्सटर्नली पता है। तो आपके हिसाब से एक सोल्जर इमोशनली स्ट्रांग होता है कि एक सिविलियन इमोशनली स्ट्रांग होता है? इमोशनली स्ट्रांग तो सोल्जर ही मैं बोलूँगा। रीज़न बीइंग वो हर चीज़ की कठिनाई, अपने परिवार से दूर रहना, और टरेन की कठिनाई, वेदर की कठिनाई, छुट्टी की स्केर्सिटी, फाइनेंशियली फौजी जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, इन सब के साथ जड़ते हुए तो मैं सोचूंगा कि फौजी हमारे ज़्यादा तगड़े हैं। बिल्कुल तगड़े हैं, और इसीलिए हम लोग एक सेफ कंट्री में रात को पीस ऑफ माइंड से सो पाते हैं। सो आई थिंक दे डिज़र्व अ सैल्यूट। एंड सो कमिंग बैक टू कि आपने जब आपने ये सोचा कि मैं 3 लोगों को अडॉप्ट किया, सो व्हाट रियली मोटिवेटेड यू टू डू दिस? It is basically bringing up
इंडिविजुअल की होती है, एंड सिख रिलीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज सिख रिलीजन हैज टॉट अस सेवा भावना, तो कृत करो वंश को, दिस इज अ मोटो, एंड मोर ओवर there is a very important character in Sikh philosophy, that is Bhai Kanhaiya ji, and Maharaja Guru Gobind Singh has fought so many battles, so he used to serve water to the injured soldiers, but he was serving the water to the enemy soldiers also, and that complaint went to Guru Gobind Singh Sahab, and he said he is a very good person, so it is all human beings are same, and that has motivated me to serve the needy and the injured people. आपकी वाइफ आपके इस मिशन में मेंटली और फिजिकली दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि उन्होंने घर से कुक करके उनके लिए लेके गए। सो आपको क्या लगता है कि जब एक पेशेंट या एक सोल्जर को ऐसी इंजरी हो जाती है तो उसकी इमोशनल एक्सेप्टेंस उतनी इक्वल होती है कि जितनी उसकी पहले बिफोर दैट इंजरी होती है, जितनी टफनेस होती है? ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर आता है। जैसे पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा नाम है। रिहेबिलिटेशन सेंटर इन द सेंस जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर पेशेंट है वो तो अपने हथियार डाल चुका है, वो घबराया हुआ है, उसका परिवार घबराया हुआ है, टूटने के कगार पर रहता है। तो अगर वो ऐसे इंस्टीट्यूट में, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में आ जाता है तो उसको रिहेबिलिटेशन देते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो पीआरसी मोहाली का है पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन का, उनको सोसाइटी में रिस्पेक्टफुली खड़ा होना। तो हम उस प्रकार से उनको हीन भावना से नहीं देखते, हम उनको ये नहीं देखते कि ये व्हीलचेयर पे बैठा है, हम उनको देखते हैं कि यस ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन अस, वो हमारे से ज़्यादा ताकतवर है। बस हम उनको थोड़ी सपोर्ट, थोड़ा गाइड करते हैं और वो इंडिविजुअल है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो बहुत स्ट्रांगली अपने समाज में खड़ा हो जाता है। अभी जितने मेरे जवान हैं जो इंजर्ड हैं वो कार चलाते हैं, उनके कार के हाथ में कंट्रोल है, वो 4 व्हीलर स्कूटर चलाते हैं और उसके बाद में अपने चाहे श्रीनगर में जाना हो, चाहे उत्तराखंड में जाना हो, छुट्टी अपने परिवार को गाड़ी में लेके आते हैं, डे टू डे की ज़िंदगी जीते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, सब्जी लेके आना है, बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस आना है। तो इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि वो 100% डिसेबल है, वो कुछ नहीं कर पाता, पर उसको ट्रेनिंग इस प्रकार से मिल चुकी है, वो अपनी सोसाइटी में पूरा घूमता है और उसको महसूस नहीं होता कि मैं डिसेबल हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी थोड़ी सी इस लेवल में मैच्योर नहीं है और हमारा जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, पिक्चर हॉल हो गए या बिजनेस एरियाज हो गए, वहाँ पर व्हील चेयर फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। सो एक्सेसिबिलिटी एक यस एक्सेसिबिलिटी एंड द लोगों का नज़रिया जो है ना इन साइड में पॉजिटिव होना चाहिए। यस। सो आफ्टर दी जैसे अब हम ये मानते हैं कि सोल्जर्स बहुत स्ट्रांग है सिविलियन से ज़्यादा, तो कितना कॉमन है डिप्रेशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में सोल्जर्स के लिए? मैं आपको सही बताऊं तो डिप्रेशन तो फौजी को आता नहीं कभी भी। अभी हमारे पास में जितने भी सोल्जर हैं, जब वो व्हीलचेयर पे बैठ के आपसे मुलाकात करेंगे, वो अपना ब्रॉड एकदम हाई मोरल वाला फेस फ्रंट दिखाते हैं, पर वो जो हाई फ्रंट से उनको हम देखते हैं कि वेरी हैप्पी, फिजिकली फिट नज़र आ रहा है, बिल्कुल खुशहाल नज़र आ रहा है, पर ऐसी बात होती नहीं है। वो अपने दुख, अपने दर्द को अपने अंदर रखता है और बाहर जो है वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाता है। एंड वंस द इंजरी इज़ देयर और वो लोग सोल्जर्स उसकी रिहेबिलिटेशन चल रहा है, तो उसमें फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? देखिए जी, जो इसमें डैमेज होता है, जैसे मैंने आपको कहा बाउल है, यूरिन है, इवन सेक्स नहीं है, तो इसमें जो फैमिली का बॉन्डिंग है बहुत डेंजरस हो जाता है, बहुत डेंजरस हो जाता है। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि इंजरी के बाद में उनकी लेडी वाइफ उनको छोड़ देती है। कई ऐसे इंसिडेंट हैं कि उनसे शादी नहीं हो पाती इनकी। तो जैसा आपने बताया कि इंडिया के अंदर एक्सेसिबिलिटी की बहुत बड़ी चैलेंजेस है कि स्पेशली जो सोल्जर्स हैं वो आते हैं टफ टेरियन से, पहाड़ों से, गांव के देहाती एरिया से आते हैं और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो रियल एक फैक्ट है। एंड आई एम श्योर कि जहाँ पे हम लोग रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट या एज ए सोसाइटी हम एक्सेसिबिलिटी को भी आने वाले समय में इम्प्रूव करेंगे। तो व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है कि क्या कोई सोल्जर रिहेबिलिटेशन के साथ कंप्लीटली हील हो सकता है? ये तो मेरिकल हो सकता है, अदरवाइज मैं डिनाई नहीं करता, पर ये इंजरी के अंदर देखा गया है कि रिकवरी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा सेंटर किरकी में होता है वो 1.5 साल से लेकर 3.5 साल तक होता है।
डॉक्टर्स अपना पूरा यत्न लगाते हैं, जोर लगाते हैं कि इस पेशेंट को रिकवर किया जाए। जब डॉक्टर्स देखते हैं कि इसके बाद में इनके रिकवरी के चांसेस कम हैं, तो फिर उसको मेडिकली बोर्ड आउट कर देते हैं। और उसके बाद की जो रिकवरी है वो हमारे जैसे इंस्टीट्यूट हैं पीआरसी मोहाली, फिजियोथेरेपी लैब्स हैं, उसके अंदर फिर उनको फिजियोथेरेपी कर करके, जिस प्रकार से क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट है वो एक चम्मच नहीं पकड़ सकता, क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट पेन से साइन नहीं कर सकता, तो उसकी रिहेबिलिटेशन करते 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 वो इतने काबिल हो जाता है कि वो चम्मच से अपना खाना खा लेता है। हाँ, तो दिस इज़ हाउ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उनको मदद करता है। सो हैव यू सीन, आपने देखा है कि कोई सोल्जर एंटायरली बाउंस बैक, कम बैक कर रहा है? जितना थोड़े समय मैं इनकी सेवा में हूँ, मेरे को तो नज़र नहीं आया। शायद कभी आने वाले समय में हो जाए या पहले हुआ हो, मेरे को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो एक ऐसा इंसिडेंस या एक ऐसी एग्जांपल आपके एंटायर इस जर्नी में जहाँ पे आपने रिहैबिलिटेशन में एक्टिवली सर्व किया है, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की ऐसी स्टोरी जिसने पर्सनली आपको बहुत इम्पैक्ट किया है? ये जो सोल्जर्स हैं जब हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर पीआरसी मोहाली में आते हैं, तो हम इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे बहुत जोर देते हैं। और आर्मी में गेम्स का बहुत महत्व है। सुबह पीटी होती है, शाम को गेम्स होते हैं, तो हम गेम्स की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। तो पीआरसी मोहाली में हम इनको सुबह योगा कराते हैं 1.5 घंटे के लिए। फिर ये फिजियोथेरेपी लैब में जाके अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट ये फिजिकली फिट रहे। इनकी एक्सरसाइज अपर बॉडी की होती हैं, लोअर बॉडी की होती है। अपर बॉडी की अपने हाथ से कर लेते हैं और लोअर बॉडी की मशीनरी के द्वारा सपोर्ट की जाती है। और शाम के समय इनका गेम्स होता है। तो गेम्स के अंदर हमारे पास में स्पेशली गेम्स के लिए डिज़ाइन व्हील चेयर्स हैं, जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं। लगभग एक व्हील चेयर की कीमत 7.5 लाख होती है। तो जब मैं इनको देखा कि इनकी अंदर काबिलियत है, ये व्हीलचेयर खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, ये व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं, ये व्हीलचेयर एथलेटिक्स मीट में जाते हैं, ये व्हीलचेयर टेबल टेनिस खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। तो मैंने स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और इनको सुबह शाम जो है स्पोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस कराई। तो अभी हमारी जो पीआरसी मोहाली की टीम है, ये नेशनल लेवल की व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियन है। और सिमिलरली हम T20 के क्रिकेट के भी चैम्पियन हैं। और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल बहुत अवार्ड्स हैं हमारे पास में। हमारे 2 प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो कि बाहर फॉरेन कंट्री में करीब 7-8 बार होके आ चुके हैं। आपके प्रश्न के हिसाब से मैं एक, हमारा जो पीआरसी का स्पोर्ट्स कैप्टन है उसका नाम है मोहम्मद लतीफ़। वो J&K का रहने वाला है। वो जब 21 साल का था उसको चोट लग गई थी। वो पैराप्लेजिक पेशेंट है। तो उसकी हिम्मत बहुत डाउन हो गई थी। उसको शादी के लिए दिक्कत आ रही थी। जिस लड़की से वो प्रेम करता था उससे उसके पिताजी उसको शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोनों ने 6 साल तक वेट करी, फिर उसके बाद में उसकी शादी हुई और वो पीआरसी मोहाली में पिछले काफ़ी समय से रह रहा है। तो उसने अपनी जर्नी बिल्कुल बेड रिडन से करके, उसको व्हीलचेयर स्पोर्ट्स के बारे में ज्ञान नहीं था, उन्हें बहुत हिम्मत से अपना व्हीलचेयर का प्रैक्टिस किया, फिजियोथेरेपी की, अपने को स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया और धीरे धीरे करके वो स्पोर्ट्स में आगे निकलता गया। पहले उसने एथलेटिक्स में बहुत अच्छा काम किया, फिर मेरे यहाँ आने के बाद में हमने उनको व्हीलचेयर क्रिकेट का शुरू कराया। तो उनकी एफर्ट्स, उनकी डेडिकेशन और मेरे थोड़े जोश के साथ में हमने एज ए टीम वर्क करते हुए हमने बहुत प्रैक्टिस करी और हम नेशनल लेवल का व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के चैंपियन बन गए। इसी प्रकार से 1978 से पीआरसी कभी व्हीलचेयर बास्केटबॉल नहीं जीत पाई थी। तो सेम एफर्ट से सुबह शाम हमने मेहनत करी और हम व्हीलचेयर बास्केटबॉल के नेशनल चैंपियन बन गए। ये जो मोहम्मद लतीफ़ है, इसकी जो जर्नी है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये किसी भी व्यक्ति को हिम्मत ना हारने का संदेश देती है, किसी भी व्यक्ति को संदेश देती है कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो आप किसी भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद लतीफ़ और उनके परिवार से भी आप बात करें। ज़रूर हम मिलेंगे उनसे और उससे भी उनके वो फीलिंग्स, उसकी सोच को जानना चाहेंगे कि जिससे उसको विनर बनाया है और एक एग्जांपल दूसरों के लिए सेट की है। तो जैसा आपने बताया कि स्पोर्ट्स में पीआरसी ने बहुत सारे नेशनल लेवल्स पे अवार्ड्स और चैम्पियनशिप जीते हैं। सो आपके हिसाब से स्पोर्ट्स का कितना बड़ा रोल प्ले होता है रिहैबिलिटेशन में? देखो जी, जो आपका सोशल प्लेटफॉर्म पे जो आपका जाएगा रिकॉर्डिंग, तो मैं सारे पेशेंट्स से यही एडवाइस दूंगा और मेरा एक्सपीरियंस यही है
कि हिम्मत नहीं हारनी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहना, जो भी आपका लिमिटेशन है उसको ओवरकम करना है। फिजिकल एक्टिविटी और गेम जरूर खेलना है। आपने अपने कमरे में नहीं बैठना है, आपने कमरे से बाहर निकलना है। व्हीलचेयर चलाओ, बैडमिंटन खेलो, व्हीलचेयर टेबल टेनिस खेलो, व्हीलचेयर के लिए आप रेस करो, मैराथन करो। तो ये इससे आपका हौसला बढ़ेगा और आपका फिजिकल फिटनेस और मोरल हाई रहेगा। एक जब हम रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं तो आपके हिसाब से रिहैबिलिटेशन का पीआरसी या पीआरसी से पहले कैसा टाइमलाइन होता है, क्या माइलस्टोन्स होते हैं, किस तरह के उनके फ्लो होते हैं? जिस प्रकार से पेशेंट इंजरी के बाद में हॉस्पिटल से बोर्ड आउट होता है मेडिकली, तो पहले तो वो अपने घर जाना चाहता है, बिकॉज काफ़ी लंबे समय से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। कितना टाइम लग जाता है? तो 1.5 साल से 3.5 साल तक हॉस्पिटल में रहता है वो। बहुत लंबा समय, हाँ बहुत जी। लंबा समय। तो उसके बाद में जब वो घर में जाता है, उसको फिर पेंशन वगैरह स्टार्ट होती है, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले अपने परिवार के घर को ठीक करता है, परिवार को ठीक करता है, और उसके बाद में जब उसका घर का सारा सिस्टम सेटल हो जाता है, तब उसका विचार अगर बनता है तो हमारे पीआरसी मोहाली में आ जाता है। आपके हिसाब से जो लतीफ़ है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत ही कम हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, परसेंटेज जो अपनी लाइफ में रियली एक्सपेल करते हैं जो लोग? ये जो हर इंडिविजुअल है उसको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, उसको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, उसको फैसिलिटीज़ देने की भी बहुत ज़रूरत है, और उसको सही तरीके से गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो वो इस फील्ड में आगे आ जाते हैं। और हर एक का अपना अपना फिजिकल बॉडी का कैपेबिलिटी अलग अलग है। जो तो पहले भी स्पोर्ट्स खेलते रहे हैं, जब वो फिजिकली फिट थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स में ज़्यादा नहीं योगदान दिया, वो थोड़े ढीले रहते हैं। तो सभी में से अगर मैं बताऊँ 60 पेशेंट एडमिट हैं, तो उसमें 30 पेशेंट जो हैं बहुत बढ़िया खिलाड़ी होंगे, बाकी पेशेंट जो है नॉर्मल अपने फिजिकली एक्टिविटी से अपने आप को फिट रखते हैं। तो जैसा आपने बताया कि उनकी फैमिलीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके साथ, तो फैमिलीज़ की क्या कंडीशन होती है, उनकी क्या सोच होती है और उनकी क्या फीलिंग्स होते हैं? ये जो सोल्जर्स हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में पीआरसी मोहाली में, दे आर स्टेइंग विद फैमिली। इनको हमने क्वार्टर दे रखे हैं, बच्चे हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और जो फैमिली के सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। मेरे और मेरी वाइफ के मुताबिक हम तो जो उनकी फैमिलीज हैं, उनकी लेडी वाइफ हैं, उनको बहुत बड़ा सैल्यूट देते हैं, उनका हिम्मत की दाद देते हैं। बिकॉज वो जो पेशेंट है उससे ज़्यादा वो साइकोलॉजिकली तकलीफ में रहती हैं और फिजिकली काम करना पड़ता है। वो हस्बैंड को सुबह से लेकर शाम तक संभालती हैं, घर में खाना साफ़ सफाई उनका जिम्मेदारी है, बच्चों को स्कूल भेजना, आके पढ़ाना लिखाना उनकी जिम्मेदारी है, और साथ साथ में अपने हस्बैंड को भी संभालना। तो ये जो है बहुत बड़ा टास्क है, एक जो नॉर्मल लेडी है वो नहीं कर पाती, पर इनकी लेडी वाइफ जितनी है बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है इस प्रकार से कि इनकी जो तकलीफ़ है उन्होंने इनको स्ट्रांग बना दिया है। वो अपना मोरल बहुत हाई रखती हैं, फिजिकली वो सारी फिट हैं। तो हमने लेडीज़ को जब आती हैं तो ये जनरली उस बैकग्राउंड से आते हैं, इनको साइकिल चलाना भी नहीं आता, तो हम उनको साइकिल चलाना सिखाते हैं, फिर उनको स्कूटर चलाना सिखाते हैं, तो 4 व्हीलर स्कूटर चलाना सिखाते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो हमारी कार भी चलाती हैं, बहुत सारी लेडीज जो है 4 व्हीलर स्कूटर जाती हैं, तो सारा अपना इंडिपेंडेंटली काम कर लेती हैं। तो एक जो लेडी है, जो हस्बैंड का काम होता है, वो पूरी जिम्मेदारी अपने पे कंधे पे लेके और लाइफ को आगे चला रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने बताई, एक तो जो सोल्जर है, जो पेशेंट है, उसकी डे रूटीन, और एक कि उसको जहाँ पे आप एंगेज रखते हो, साथ में पैरेलली उसकी फैमिलीज़ में उसकी वाइफ है, उसके भी एंगेजमेंट आप लाते हो ताकि वो उसकी केयर के साथ साथ वो भी एंगेज रहे। तो ये दोनों एंगल से हम जानेंगे। आप मुझे बताइए कि पीआरसी के अंदर आप एक सोल्जर का डे रूटीन में कैसे उसे एंगेज रखते हो? पीआरसी का जो हमारा पेशेंट जिसको रेजिडेंट बोलते हैं, जो एडमिट है, क्या बोलते हैं आप? रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट बोलते हैं आप, ठीक है। पेशेंट बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, तो रेजिडेंट इनमेट भी बोलते हैं, पहले वो भी ठीक नहीं है। रेजिडेंट जो रेजिडेंट है उसको सुबह से शाम तक हमारे को एंगेज रखना पड़ता है। रीज़न बिंग, एंगेज नहीं रखेंगे तो वो बेड पे लेटा रहेगा, जो कि उसको डिजीज़ का रीज़न बनेगा। तो उसको सुबह लगभग 4 बजे हम उनको उठा देते हैं, बिकॉज उनका बाउल सिस्टम इतना जल्दी? हाँ जी, उनका बाउल सिस्टम कंट्रोल में नहीं रहता। तो उनको एक अटेंडेंट और एक सफाई वाले, ये 2 मेन फोर्स होते हैं। उनको उठा के पहले तो गर्म पानी पिलाया जाता है 2-2 गिलास,
उसके बाद में उनको उठा के कबर्ड पे बैठाया जाता है। हर एक आधा आधा घंटा लगभग बैठते हैं, सो दैट उनका जो स्टमक है वो खाली हो जाए। उनको महसूस तो नहीं होता, पर उनको जो बाउल सिस्टम है, जब गर्म पानी पीता है और उसी क्लॉक पे चलता है जिसको बोलते हैं स्टमक क्लॉक, उनकी एक्टिवेट होती है, तो उनका सुबह मॉर्निंग का रूटीन वो चल पड़ता है। उसके बाद में उनको नहलाने के बाद में उनको धीरे धीरे करके लगभग 6-6:30 बजे उनको सभी को व्हीलचेयर पे बैठा दिया जाता है। व्हीलचेयर पे बैठने के बाद में सारे अपने अपने वार्ड से, अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, और योगा जो हमारा है सुबह 1.5 घंटा का योगा चलता है। तो ये उनकी मॉर्निंग एक्टिविटी है। और फिर दिन में योगा के बाद उनका डे रूटीन क्या चलता है? योगा के बाद अपना कुछ पेशेंट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और करीब 9-9:30 बजे वो फिजियोथेरेपी लैब में आ जाते हैं। फिजियोथेरेपी लैब में हमारे डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो इनको उनके शरीर के मुताबिक उनकी मेडिकल शीट बनी होती है, उसके हिसाब से उनको गाइड करते हैं, उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, और अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की है, लिम्स की वगैरह एक्सरसाइज होती है, और लगभग 12 बजे तक ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। उनको हम फोर्स नहीं कर सकते आप इतने करिए, इतने डंड लगाओ, इतने ये करो, और जितने उनकी शरीर की काबिलियत है, कंफर्टेबल करता है, वो उतना कर लेता है। फिर 12 बजे के बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। 12 से लेके 2 बजे तक जो इनकी फैमिलीज़ है उनको भी तकलीफ होती है, किसी को बैक पेन है, किसी को नेक पेन है, बिकॉज लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी चलती है, तो वो फिजियोथेरेपी में आती हैं। जो इसको इलाज चाहिए या फिजियोथेरेपी चाहिए, उनका भी हम हेल्प करते हैं। और फिर इनका लंच के बाद में रेस्ट पीरियड होता है, और शाम को 4:30 से लेकर 6:30-7 बजे तक इनका स्पोर्ट्स चलता है। तो जैसा आपने बताया कि रेसिडेंट्स आपके पास जो है रेसिडेंट हैं, तो इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और बहुत सारे ऐसे पल आते होंगे जहाँ पे वो सोचता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कि मैं ही क्यों डिसेबल हो गया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे डील करते हो या उनको कैसे हैंडल करते हो? देखिए, ये जो पेशेंट्स हैं, अगर अपने गांव में, अपने शहर में एज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी अकेले अकेले रहेंगे, तो जो हमारा समाज है उसको तुच्छ भावना से देखता है, उसको हीन भावना से देखे, बेचारा, दे विल स्टार्ट कॉलिंग हिम बेचारा। वेयरएज यहाँ पीआरसी के अंदर इतने ज़्यादा पेशेंट हैं, तो वो बताए, वो कहावत है ना, बर्ड विद द सेम फैदर लिव टुगेदर हैप्पीली। तो उसमें सभी को तकलीफ है, तो इनकी तकलीफ जो आपस में मिल बांट के कम हो जाती है। और सिमिलर थिंग जाती है लेडीज़ के लिए भी। लेडीज़ सोचती है इसके पति को ये तकलीफ है, इसको भी है, इतनी सारी हम है, तो सारी मिल जाती हैं, तो उनको तकलीफ जो है उनकी बढ़ जाती है, तो वो उनको महसूस नहीं करती। और वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो आप उनको खाली रहने ही नहीं देते उनके टाइम को, और मेंटली और फिजिकली इतना एंगेज आपका डे रूटीन रहता है कि वो हर समय एक सोशल टुगेदरनेस के अंदर रहते हैं, तो उनको ऐसा फील ही नहीं होता कि वो अकेले हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनको जो मेंटली अगर हम इसको पूरे 24 घंटे में ऑक्यूपाई रखेंगे, तो इनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये किसी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, और इनके विचार भी अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला कि किसी भी डिसेबल पर्सन को सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, एम्पैथी की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है जहाँ पे वो अपने करियर को रीबिल्ड कर सके। तो करियर पे ही आते हैं कि एक करियर, सक्सेसफुल करियर था कि एक सोल्जर था, एक यंग जब होते हैं तो यंग यूथ के अंदर एक जोश होता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है और सोल्जर बनना है। तो वो जब सोल्जर एज ए सोल्जर सर्व करता है, और सडनली उसका वो ड्रीम मिडवे ही ख़त्म हो जाता है, और वो सेकेंड लाइफ में आता है। फिर आपने सेकेंड फेज़ बताया जहाँ पे उसका रिहेबिलिटेशन है। तो सेकंड करियर क्या होता है? क्या ये ऐसे सोल्जर्स अपना सेकंड करियर बिल्ड कर पाते हैं कि नहीं? हमारा जो पीआरसी का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ फिजिकल फिटनेस, इमोशनल लुकिंग आफ्टर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जो जिस जवान को इंजरी होती है, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस और उसका रैंक जो होगा उस इंजरी के टाइम पे, उसकी जो पेंशन उसमें फिक्स हो जाती है। जनरली ये चोट लगती है नए जवानों को, यंग जवानों को, जो कि डेंजरस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं आर्मी की, उनको चोट लगती है, तो उनकी जो पेंशन है बहुत कम होती है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर हमने उनको टेक्निकल स्किल सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। लेडीज़ को हम वीविंग, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में है तो हमारे स्वेटर बुनना है, मशीनों पे फैब्रिक्स बनाना है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। और लेडीज़ हमारे पास एक शेल्टर्ड वर्कशॉप है जिसके अंदर लेडीज़ आके काम करती हैं, वो स्वेटर्स बनाती हैं, वो गर्म वूल के जर्सीज बनाती हैं, स्कूलों के लिए बनाती हैं, सिविलियंस के लिए बनाती हैं, स्टाफ के लिए बनाती हैं, तो फैब्रिक्स भी सिलाई करती हैं।
तो जो लेडी वर्कशॉप में रेगुलर काम करती है वो लगभग 10,000 से लेके 12,000 तक महीने का कमा लेती है। हाँ जी। और ये जो सोल्जर्स हैं इनको हम जब कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, इसके बाद में हम इसको कोशिश करते हैं कि ये जो नॉलेज है इसको किसी प्रकार से फाइनेंशियली सपोर्ट से यूज़ किया जाए। तो हमारा एक कॉल सेंटर है, उसके अंदर इनको नौकरी दी जाती है। तो कंप्यूटर बेस्ड नौकरी है वो, उसमें कॉल करते हैं। और उसके बाद में जो लेडीज़ ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाती हैं तो हम कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी इनको ऑब्जर्व कर लेती हैं। जैसे अभी हमारी 10 लेडीज़ हैं, वो टेन्योर कंपनी में काम कर रही हैं और टेन्योर उनको बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट दे रहा है। लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये वो महीने की कमा लेती है। बहुत अच्छे। आपने बिल्कुल सही बोला कि जहाँ पे कॉरपोरेट इंडिया है उसको भी डिसेबल वेटरन के लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए, और आपने एग्जांपल से भी बताया कि कुछ कॉरपोरेट पीआरसी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट आपने बताया बहुत ज़रूरी है। तो पीआरसी के अंदर कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप रन कर रहे हो? जैसे आपने एक बताया कि आप उनको कॉल सेंटर्स रन कर रहे हो, तो इस तरह के और कौन कौन से इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आप रन कर रहे हो? हम इनको बेसिकली जो मैं निटिंग का बताया, कैंडल मेकिंग का बताया, डिस्पोजेबल प्लेट्स डोने वगैरह है वो हमारे पास मशीन है, वो बनाते हैं ये लोग। एंड ये जो फैब्रिक्स का है, हॉस्पिटल बेडशीट, पिलो कवर, एप्रन्स, फ्रॉक्स, ड्रेसेस, ये सब हॉस्पिटल ड्रेसेस ये सब हमारे बनाते हैं। हाँ जी, ये स्किल का पार्ट है, तो थोड़ी ये सीख जाते हैं लोग। पहले हमने बात की थी एक्सेसिबिलिटी की। इंडिया के अंदर एक्सेसिबिलिटी गैप है, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है? देखिए, जैसे पीआरसी मोहाली है, इसको इतने बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये व्हील चेयर फ्रेंडली है। पीआरसी 10 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, यहाँ पर एक भी स्टेप नहीं है, सीढ़ी नहीं है। इनके एक्सेसिबिलिटी के लिए रैम्प बने हुए हैं, इनके स्पेशल डिज़ाइन जो उनके होते हैं वॉशरूम्स वो बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी आउटसाइड है हमारे एरिया, चाहे मॉल हैं, मार्केट्स हैं, तो इट शुड बी एक्सेसिबल। लाइक बैंक है, और बैंकों में जाते हैं तो हमेशा स्टेप्स होते हैं। तो जो बैंक वाला जो पेशेंट जाएगा व्हील चेयर के साथ अंदर जा नहीं सकता। तो व्हाट हैपन्स, बैंक्स आर आल्सो सपोर्टिव। तो बैंक वाला जो उनका क्लर्क ऑफिशियल है, जो उनका चाहे मैनेजर है, वो उठ के उसको बाहर आना पड़ता है एंड उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो इस कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे को जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं तो एक छोटा सा रास्ता व्हील चेयर के लिए बना दें। तो रैम्प्स हों जहाँ पे इजीली व्हील चेयर रैम्प्स हों, हाई बिल्डिंग के लिए लिफ्ट्स हों, राइट, वॉशरूम्स ठीक हों, व्हील चेयर फ्रेंडली हों। क्योंकि अगर हम बात करें कि उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो जैसा आपने बताया कि रूरल एरिया में ऐसी कंडीशन है कि उनको 4 लोग उठा के अपने घर के अंदर लेके जाते हैं, तो उसी तरीके से अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो शायद रिहेबिलिटेशन होने के बावजूद भी उनकी लिमिटेशंस रहेंगी। सो यहाँ असिस्टिव टेक्नोलॉजी या असिस्टिव डिवाइसेस की इम्पोर्टेंस आपने अभी बताई कि व्हील चेयर है। सो उसके ऊपर आपका क्या थॉट है कि पीआरसी के अंदर कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट या असिस्टिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिससे इनकी डे टू डे रूटीन में या रिहेबिलिटेशन में इनकी बहुत हेल्प होती है? हमारे पास वेरियस टाइप्स की व्हील चेयर्स हैं। जैसे मैनुअल व्हील चेयर है पैराप्लेजिक के लिए, मोटराइज्ड व्हील चेयर है क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स व्हील चेयर है हमारे पास में। इनके डे टू डे जो रूटीन है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, उसके लिए हमारे पास अलग व्हील चेयर है। तो ये काफ़ी वैरायटी की व्हील चेयर्स हैं। जैसे इवॉक्स की व्हील चेयर्स हैं, ऑटोबक की व्हील चेयर्स हैं, न्यू मोशन की व्हील चेयर्स हैं। तो पेशेंट्स को जो है व्हील चेयर जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऑटोबक बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इवॉक्स के हमारे बच्चों के पास में पेशेंट्स के पास बहुत व्हील चेयर है, और न्यू मोशन की व्हील चेयर है, पर उसकी जो फोल्डिंग है गाड़ी में रखने की वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। चेयर ठीक है, पर वो पेशेंट नहीं लाइक कर रहा है आजकल, तो इट इज़ लाइक दैट। सो हमने बात की उनकी असिस्टिव डिवाइसेस की। सो व्हाट्स योर पर्सनल ओपिनियन कि असिस्टिव मोबिलिटी जो डिवाइसेस हैं ये डिग्निटी के लिए कितने ज़रूरी हैं? हम इनको कोशिश करते हैं कि ये खड़े हों। तो हमारे पास में एक मैकेनिज्म जिसके अंदर टिल्ट टेबल बोलते हैं, इसके ऊपर इसको बेल्ट से बांध के खड़ा किया जाता है। वी हैव गॉट क्लिपर्स, नी क्लिपर्स भी हमारे पास बहुत है, ताकि इनकी जो लेग्स का जो कंट्रोल नहीं है, क्लिपर्स, हाँ जी, लेग क्लिपर्स डाल के तो कोशिश करते हैं कि इनको चलाएं। पर ये इस प्रकार के स्टेज में आ चुके हैं कि इनकी जो वॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं हो पाती, तो जो भी है व्हील चेयर बाउंड ही रहते हैं हमेशा।
गुरकीरत सर, जहाँ पे आपको मिस्टर गुरकीरत, जहाँ पे आपको न्यूली इंजर्ड सोल्जर आपको इस समय देख रहा है जो, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहली बात तो हिम्मत नहीं हारना। ये ज़िंदगी का अंत नहीं है, ये तो नई ज़िंदगी की शुरुआत है। अपने साथियों को देखो, अपना सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओ, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सेंटर्स अच्छे अच्छे खुले हुए हैं जो आपकी सपोर्ट के लिए तैयार हैं। और जो भी हमारा फौजी, चाहे ट्राई सर्विस का, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो भी है, वो पीआरसी मोहल्ले में आकर एडमिशन ले सकता है। कोई एक ऐसा वर्ड या सेंटेंस जो आपकी सर्व करते समय आपको, जिसने रियली हर्ट किया हो, ऐसा कुछ वर्ड है तो बताइए। देखो, हम अपने समाज में रहते हैं, हर प्रकार के लोग हैं, तो डे टू डे लाइफ में ऐसे शब्द सुनने पड़ जाते हैं, पर इट डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका क्रिटिसिज्म नहीं आएगा तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हमारे पास हमेशा क्रिटिक्स आने चाहिए, उनके बैड कमेंट्स आने चाहिए, ताकि उस एज ए लूप हम उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो दैट इज़ गुड पार्ट ऑफ लाइफ। यस, एग्जैक्टली। और मैं भी पर्सनली ऐसे ही देखता हूँ कि जो फीडबैक्स हैं वो आपको एक इंटरनल पावर देते हैं कि यस, दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ। और मैं भी फिर पर्सनली उस पॉइंट पे हार्ड वर्क करता हूँ ताकि उसको हम बेटर कर सकें और एक बेटर एक्सपीरियंस लोगों को दे सकें, या खुद के लिए एक बेटर सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट कर सकें, है ना। सो कोई ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे आपको लगा कि आपने आपने बहुत किया लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई आपके लिए? देखो, हम तो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, और आर्मी जो है एक बहुत बड़ा और बहुत सुलझा हुआ परिवार है। तो आप मेहनत करोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। अभी पिछले महीने ही मेरे को वेस्टर्न कमांड में मेरे हार्ड वर्क और डेडिकेशन के लिए आर्मी कमांडर साहब ने एक ऑनर किया, गिफ्ट प्राइज़ दिया है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर काम करोगे तो उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। हाँ, लोग आपके अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। बहुत बिल्कुल राइट है कि वो राइट पेशेंस रखना, वो लॉन्ग टर्म ग्रेटिट्यूड रखना कि यस, हम मेहनत करते रहेंगे तो गॉड देख रहा है, वो ऊपर वाला देख रहा है, वो ज़रूर फल देगा। सो कभी आप अकेले में बैठे हो और किस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो? मैं परमात्मा वाहिगुरू का ये धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को चांस दिया कि ह्यूमैनिटी की थोड़ी बहुत जितनी मेरी काबिलियत है उतनी सर्विस करने के लिए। और ये हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये मेरे को लगता है कि शायद भगवान ऐसे बंदों को उठा के उस जगह पे बैठाता है, सो दैट उससे उसके जरिए उनकी सेवा की जा सके। तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद देता हूँ। जो रेसिडेंट हैं या जो ऐसे डिसेबल वेटरन्स हैं, उनकी फैमिली, उनके स्पाउस या उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? ये फैमिलीज और पेरेंट्स जो हैं बहुत हिम्मत वाले हैं इनके। उनका जज्बा बहुत स्ट्रांग है। वो अपने जो भी इंजर्ड बच्चे हैं या जो उसका हस्बैंड है उसको बहुत बढ़िया तरीके से लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारा फ़ौज का सिस्टम है, हम उनको, जो हमारे वेटरन्स हैं, हमारे जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंडियन आर्मी वैसे ही बहुत ग्रेट है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे और उनको मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। और माता पिता वो भी अभी भी आते हैं हमारे पास में, बिकॉज इनके पेरेंट्स गांव से आते हैं इलाज कराने पीजीआई में, तो हमने गेस्ट रूम बना रखे हैं, उनको वहाँ रखते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। इनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, सो दैट इनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और जो इनके माता पिता हैं उनको भी महसूस है यस, हमारी पूरी इंडियन आर्मी खड़ी है, हमारे को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सो बिल्कुल आपने सही बोला कि एक तो इंडियन आर्मी साथ में खड़ी है, प्लस उनकी फैमिली के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव सिस्टम खड़ा है जहाँ पे हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन उनको ये बोल रही है कि नहीं, आप सेकंड इनिंग या सेकंड लाइफ में भी आप एक्सेल कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को अच्छा जी सकते हो। सोसाइटी, हमने बात की इंडिविजुअल के लिए, हमने बात की फैमिली के लिए, स्पाउस के लिए, सोसाइटी को आप क्या कहना चाहोगे? मेरा सोसाइटी से यही नम्र निवेदन है कि व्हीलचेयर पेशेंट्स को हीन भावना से नहीं देखना, पर यस, उसको हमेशा जहां आपकी सहायता की ज़रूरत पड़े उसको सपोर्ट करिए। चाहे अगर वो रेलवे स्टेशन पे हैं तो उनको, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में जाते हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, या बाज़ार में कहीं मिलते हैं तो उनको सपोर्ट करिए, उनको मान इज्जत करिए। आपकी एज कितनी हो गई?
मैं 64 प्लस हो गया। बस तो जहाँ पे ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट पे ईज़ ऑफ लाइफ को देखते हैं, तो ऐसी क्या एक इंस्पिरेशन है जो अभी भी आपको इतना हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट कर रही है? जो मेरी कोर है ईएमई, उसका मोटो है कर्म ही धर्म। तो उस मोटो को ध्यान में रखते हुए जब तक लास्ट जर्नी जाएंगे तब तक काम करते रहेंगे, कोई एंड नहीं है इसमें। सो आपकी बातों से प्योर ऐसा फील हो रहा है कि यस, एक इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है वो आखिरी दम तक एज ए सोल्जर, भले वो यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म के बाहर हो, वो अपने अंदर का जो सोल्जर है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। आपका पर्सनल मिशन क्या है फ्यूचर के लिए? पर्सनल मिशन तो यही है, सेवा करते रहेंगे, अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे, और ये जो मेरे रेजिडेंट्स हैं इनके साथ में चेयरफुल फिजिकल फिट, और उनके बच्चे, मैं ये चाहता हूँ कि इनके बच्चे आगे बहुत स्ट्रांग जाएँ। तो हमारा जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनके बच्चे जो हैं, हमारे पास में करीब 45 से 50 बच्चे हैं जो कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम उनके डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है, उसके बाद में आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स देना है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज है, ट्यूशन्स हैं, ये सारे मैं और मेरी वाइफ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारा एम ये रहता है कि इनके बच्चे जो आगे जाएं। जिस प्रकार से हमारे इन पेशेंट्स के बच्चों में से एक बेटी है जो कि डॉक्टर बन चुकी है, अभी एक और बेटी है जिसको एमबीबीएस में एडमिशन मिलने वाला है, कुछ बच्चे जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, एक बच्चा है जो कि कनाडा में चला गया है, वहाँ उसको पीआर मिल गया है। तो हमारे को खुशी मिलती है कि जितने इनके बच्चे आगे जाएं और अपने अच्छे पोस्ट पर बैठे, ये हमारा फ्यूचर मिशन के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और आपका लीडरशिप लेसन जिसमें आपको गाइड किया लाइफ के लिए? वैसे आर्मी ऑफिसर तो लीडर्स होते हैं, हमारी जो सिलेक्शन होती है वो लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से होती है, तो बहुत क्वालिटीज होती आप हैं। मुझे बता रहे थे कि एसएसबी में किस तरह आपने एज ए एग्जामिनर भी वहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, सर्विस दी है। तो जो आर्मी अफसर हो वो लीडर ही होगा। हाँ जी, हाँ, तो लीडरशिप क्वालिटी सीखनी नहीं, इनबिल्ट है, और सब जो हमारी ट्रेनिंग होती है एकेडमी में उससे भी लीडरशिप क्वालिटी और ब्राइट अप हो जाती है। हाँ जी। तो आप लीडरशिप लेसन से लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? तगड़े रहो, हाँ, चढ़ती कला में रहो, राइट। और हिम्मत मत हारो। छोटे मोटे दुख तकलीफ को आते रहते हैं, उनको झेलो। जो जीवन है वो उतार चढ़ाव, दुख सुख दुख, अमीरी गरीबी, ये सब का मिला जुला है इसमें घबराने की क्या बात है। ओनली 2 रोटी खानी है, मेहनत करनी है, फिजिकली फिट रहना है, और जो अपनी लाइफ की जर्नी है पॉजिटिव तरीके से जियो। तो एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि हिम्मत, या जैसे हम करेज भी बोलते हैं, सो वही इंसान को टफ समय में स्टैंड करने में हेल्प करती है। और आपकी बातों से, आपके थॉट से क्लियर पता चलता है कि आपके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर अभी भी खड़ा है, और जो उसी लीडरशिप के वजह से आज पीआरसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबल्ड वेटरन के लिए बेस्ट सर्विसेज और एक सेकेंड इनिंग के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू कर्नल गुरकीरत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।